हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा आप सभी जानते हैं, आपको अभी तक एक वीडियो मिल चुका है इंटीग्रेशन के ऊपर, और ये अपना होगा पार्ट 2। अपना चैप्टर जो है वो 7 चल रहा है इंटीग्रेशन वाला। उसके कुछ टॉपिक लास्ट वीडियो में कवर कर लिए थे, और उससे आगे कुछ पॉइंट और इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। पहले कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, जो भी टॉपिक्स हैं, रूल हैं, वो सारी चीजें कवर करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पहले बेसिक को ढंग से समझेंगे। तो कुछ पॉइंट आज लेने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो चलिए, आज का जो फर्स्ट टॉपिक है, जो अपनी फर्स्ट हेडिंग है, वो है थ्योरम ऑन इंटीग्रेशन। ठीक है, समाकलन की प्रमेय। तो कुछ 2-3 पॉइंट हैं जिनको हमें कोई खास याद करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप प्रैक्टिस में याद आपके हो जाएंगे। बस एक बार हमें इनको देखना है कि वो कौन सी थ्योरम है। तो मैंने पहले ही नोट डाउन कर दिया है ताकि अपना थोड़ा टाइम यहाँ पे बच जाए। तो जो फर्स्ट थ्योरम है वो है kf(x) dx, यानी ये आप सबको पता है, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। ये क्या है? समाकलन का चिन्ह। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? k इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे जो ये k है, ये k आपका क्या है? कांस्टेंट है। k क्या है? कांस्टेंट। यानी कल को k की वैल्यू हो सकती है 2 हो, 5 हो, 1/2 हो, √2 हो, या कल को a लिख सकता है, यहाँ पे b लिख सकता है, यानी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे हो सकती है। तो कई बार क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या होगा कि एक आपके पास x का फंक्शन होगा, यहाँ पे जो f(x) है वो आपका x का फंक्शन है, और उसके इनटू में कई बार कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई में, कभी 2 आ गया, कभी 3 आ गया, ऐसे। तो आपको जब इंटीग्रेशन करेंगे वहां पे, तो आपको क्या करना है? इस k की वैल्यू को साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे। यानी ये जो k है, इसको इंटीग्रेशन के साइन के बाहर लिख देंगे। हमें k से कोई लेना देना नहीं है। जब जब कांस्टेंट आएगा उसको आप बाहर रखेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन से, यानी समाकलन के चिन्ह से बाहर, और अपना जो f(x) होगा उसका इंटीग्रेशन करना है। बस इतना सा सिंपल सा मीनिंग है। ये हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ वैसे ही समझ जाएंगे। तो कोई अलग से याद करने की चीजें नहीं है, अपने आप ही याद हो जाएंगे अपने। तो जब भी कोई फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी तो आपको उसको इंटीग्रेशन के साइन के बाहर रखना है। बस इतना ही समझना है यहाँ पे। दूसरा पॉइंट है, कई बार आपके पास क्या है? 2 फंक्शन है, f(x) और g(x). x के कोई 2 फंक्शन होंगे, f(x) और g(x), जिनके बीच में प्लस या माइनस आएगा। जैसे जैसे इनके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, मैं फिर से इनको वापस याद दिलवाऊंगा वहां पे कि देखो वो वाली थ्योरम हम यूज कर रहे हैं। f(x) प्लस माइनस है g(x), तो इन दोनों फंक्शन के बीच में क्या है? प्लस और माइनस। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक साथ इंटीग्रेशन नहीं करना चाहता दोनों फंक्शन का, तो आप f(x) का इंटीग्रेशन अलग कर दें। बीच में अगर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और माइनस है तो माइनस, और जो आपका दूसरा फंक्शन है g(x), उसका इंटीग्रेशन अलग कर सकते हैं। उसका इंटीग्रेशन क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। तो सिंपली अगर 2 फंक्शन के बीच में प्लस है तो आप प्लस लगा देंगे, और माइनस है तो माइनस, यानी 2 इंटीग्रेशन बना लेंगे अलग अलग। अगर आप एक जगह कंबाइंड नहीं करना चाहते, तो जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा मैं फिर से आपको याद दिलवा दूंगा इस थ्योरम का कैसे यूज करना है। थर्ड जो पॉइंट है, इसमें आप देखिए बाहर क्या लिखा है? d/dx। इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन, मानी अवकलन। अंदर साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, समाकलन का चिन्ह है, उसके अंदर फंक्शन f(x) है इंटू dx है। तो ये बात हमने लास्ट वीडियो में करी थी कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के क्या है? रिवर्स प्रोसेस है, एक दूसरे के उल्टे हैं। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो कभी भी आपके पास डिफरेंशिएशन का साइन आ जाए d/dx, और इंटीग्रेशन का भी साइन आ जाए, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसिल।
तो अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो फंक्शन क्या बचा आपके पास, केवल एफ एक्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एफ एक्स। ठीक है, इस थ्योरम का मतलब क्या है, अगर आपके पास डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के दोनों साइन आ रहे हैं एक साथ, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे जो भी आपका फंक्शन होगा वही क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये छोटी मोटी 3 थ्योरम है सिंपल सी। पहली है कि कोई कांस्टेंट वैल्यू है अगर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में आ रही है तो आप उसको बाहर रख देंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन के। अगर दो फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस साइन यूज हो रहा है तो दोनों फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे और बीच में प्लस माइनस लगा देंगे। अगर कभी भी डिफरेंशिएशन का साइन और इंटीग्रेशन का साइन अगर साथ यूज हो रहा है तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स प्रोसेस होते हैं, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए आपका फंक्शन क्या आ जाएगा, वापस एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये थ्योरम आपकी थी। जैसे इन क्वेश्चन में ये थ्योरम यूज होंगी वहां पे मैं आपको एक बार जरूर याद दिलवा दूंगा कि क्या यूज था। तो बिल्कुल सिंपल यूज है वो, अगर हम ना भी देखें तो भी अपना क्वेश्चन वहां पे सोल्व करते हैं, बस ये थ्योरम उन पे अप्लाई होती रहती है। तो जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको एक बार फिर से याद दिलवा दूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको मिल जाएगा स्क्रीन पे। तो चलिए अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन, यानी समाकलन के जो फॉर्मूले हैं, जो सूत्र हैं, उनके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं अब। और जितने भी अपने बेसिक फॉर्मूले होंगे 7.1 के अकॉर्डिंग, वो हर फॉर्मूले को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। 4-5 उसके ऊपर एग्जाम्पल भी देखेंगे साथ साथ। ठीक है, और जैसे जैसे क्वेश्चन में आएंगे फिर से आपको मैं वहां पे बताऊंगा कैसे फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो एक एक फॉर्मूला यहाँ पे मैं लेता रहूंगा, साथ साथ आपको स्क्रीन के ऊपर भी फॉर्मूले मिलते रहेंगे, वहां से आप नोट करते जाएंगे अपने। तो जो अपना फर्स्ट फॉर्मूला है जिस पे डिस्कशन करना है, जो फर्स्ट फॉर्मूला है वह x की पावर n dx इक्वल, इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर n का इंटीग्रेशन माने समाकलन क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, और n इक्वल नॉट माइनस 1, है ना। ये वाली बात आप जरूर ध्यान रखेंगे कि n की जो वैल्यू होगी वो -1 नहीं होगी, इसके अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है -1 को छोड़ के। ठीक है ना, इसलिए इधर लिखा हुआ है n इक्वल नॉट -1। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें समझने वाली हैं। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये पहले ही डिस्कशन हो चुका है। जब हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर रेड्यूस होती है, कम होती है ना, डिक्रीज होती है, जबकि इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीज होती है, यानी बढ़ेगी, जितनी है उससे एक ज्यादा हो जाएगी। उसके अलावा और क्या देखने वाली बात है, यहाँ पे जो आपका x है, जो x आपका है वो क्या है, एक वेरिएबल है। x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। और जो ये पावर है n, ये क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। पावर को यहाँ पे क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। x आपका यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। तो देखिए अपना x की पावर n dx जो है, उसमें x जो है वो क्या है, वेरिएबल है, और जो n है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि x की पावर n का फॉर्मूला हम कब यूज लेंगे, जब आपका बेस x क्या है, यहाँ पे बेस है, वो क्या होना चाहिए, वेरिएबल। और जो अपनी एक्सपोनेंट होती है, जो पावर होती है, जो डिग्री होती है, जो इंडेक्स होती है, उसमें क्या होना चाहिए, कोई कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। जब बेस आपका वेरिएबल हो और पावर क्या हो, कांस्टेंट हो, उस केस के अंदर आप x की पावर n यूज करेंगे। फॉर्मूला यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो पावर n है, तो यहाँ कितनी होगी, वो n प्लस 1, और जितनी पावर होगी उतने का ही आपने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने इसमें डिवाइड n प्लस 1 का, और प्लस c पे हम अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, ये क्या है आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब इस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे काम कैसे करेगा ये फॉर्मूला। जैसे x की पावर 5 आ जाए, x की पावर -4 आ जाए, x की पावर 1/2 आ जाए, 1/√x इंटू dx आ जाए, और 1/x² dx आ जाए। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है, सभी को समझते हैं एक एक करके।
पहला x की पावर 5, तो देखो यहाँ पे बेस x है वेरिएबल, और 5 जो पावर की जगह लिखा है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो अपना x की पावर n का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। ठीक है, और इसमें कंफ्यूजन क्या होती है वो एग्जांपल भी मैं लूंगा भी। तो x की पावर 5 का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर इंक्रीज होती है, जो पहले से आपको गिवन होती है उसमें से एक और आप ऐड कर देंगे, एक एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। अगर यहाँ 5 है तो बढ़ के कितनी हो जाएगी, वो 6 हो जाएगी। फॉर्मूला क्या कहता है कि x की पावर n+1, अगर पहले से n है तो आप n+1 कर देंगे। तो यहाँ पहले से क्या है 5, तो n का मान यहाँ पे कितना है 5 है, +1 करते ही कितना हो जाएगा 5 + 1 यानी 6। तो x की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे 6 अपॉन 6, क्योंकि पावर जितनी होगी n+1 उतना ही डिवाइड में आएगा आपका n+1। तो यहाँ पावर 6 है तो डिवाइड में भी क्या जाएगा 6 + c। बस ये क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। अगर कल को x की पावर -4 है तो नेगेटिव है, तो आप जब -4 में +1 करेंगे, -4 में +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये -3। तो x की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे -3, अपॉन में भी कितना आएगा -3 + जितनी पावर होगी उतने का ही आप क्या कर देंगे यहाँ पे डिवाइड। x की पावर 1/2, तो x की पावर जब n होती है तो उसमें हम क्या कर देते हैं +1, तो यहाँ 1/2 है तो उसमें भी क्या कर देंगे +1। यहाँ थोड़ा मैं इसको डिटेल से लिख रहा हूं। तो x की पावर कितनी है 1/2, इसमें आपको 1 ऐड करना है और उतना ही नीचे डिवाइड में आ जाएगा 1/2 + 1 प्लस c। अब 1/2 + 1 को आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। 1/2 + 1 कितना होता है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो x की पावर कितनी बन जाएगी टोटल 3/2 अपॉन यहाँ पे भी कितनी आ जाएगी पावर 3/2 प्लस c। 1/2 + 1 को जब आप एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा वो 3/2। अब ये जो 3/2 है ये हमेशा फिर इनटू में आएगा। 3/2 जब इनटू में आएगा तो पलट के आएगा, तो कितना हो जाएगा ये 2/3, यानी 3/2 को जब आप इनटू में लाओगे, किसके इनटू में ला रहे हैं हम, x की पावर 3/2 के। तो जब ये इनटू में आएगा तो कितना हो जाएगा 2/3 इंटू x की पावर 3/2 प्लस c। तो एक चीज और यहाँ पे समझने वाली बात आपके पास क्या है, जब भी यहाँ पे x की पावर कोई फ्रैक्शन फॉर्म में आएगी, जैसे 1/2, 1/3, 3/4 या -1/2, इस टाइप से जब जब आएगी तो आपको देख, जब आप +1 करके आएंगे तो यहाँ पे अगर x की पावर 3/2 बन रही है आपकी तो इनटू में 2/3 आएगा उसके। अगर x की पावर 3/2 बनेगी तो उल्टा उसका अपोजिट इनटू में आएगा हमेशा 2/3। ठीक है, आप डायरेक्ट लिख लें चाहे एक स्टेप ये बढ़ा के लिख लें। ऐसे ही 1/√x है, 1 जो √x है। अब देखो यहाँ पे √x जो है वो x नीचे है डिनोमिनेटर में, x कहां पे है डिनोमिनेटर में, जबकि अपना यहाँ वाला जो फॉर्मूला है उसमें x कहां है न्यूमरेटर में, dx के इनटू में है। तो यहाँ पे तो अभी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते एक बार, है ना, तो पहले हमें इस √x को ऊपर लाना पड़ेगा। तो ये हम सभी जानते हैं कि √x का जो मतलब होता है वो क्या होता है, रूट का मतलब x की पावर कितनी होती है 1/2, कितनी होती है 1/2। तो ये x की पावर जो 1/2 है, यहाँ पे क्या लिखा अपना 1/√x, और रूट का मतलब x की पावर कितनी होती है 1/2। तो ये x कभी ऊपर जाएगा ना न्यूमरेटर में, तो x की पावर कितनी हो जाएगी -1/2। जब डिनोमिनेटर में x की पावर 1/2 फंक्शन है, वो जब ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में अंश में, तो x की पावर कितनी हो जाएगी -1/2 एक्सपोनेंट रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये √x है इसको ऊपर लेके चलेंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी -1/2। अब इस पे हम क्या लगा लेंगे अपना x की पावर n, तो x की पावर n जब इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 प्लस c। जितनी पावर होगी उसमें हमें बस +1 ऐड करना है, अपना इतना ही काम होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, इसको बाद में देख लेंगे एक बार। अब आप -1/2 है और +1 है, जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा प्लस का 1/2। एलसीएम लेके -1/2 में जब आप एक जोड़ देंगे और एलसीएम लेके जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 1/2। तो यहाँ पे फिर x की पावर क्या बनी ऊपर 1/2, नीचे भी क्या बनेगा 1/2 प्लस c, और ये 1/2 पलट के कितना आएगा 2,
और x की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट एक्स प्लस सी, रूट एक्स प्लस 2 इंटू रूट एक्स प्लस सी। तो यहां पे हमें ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद करना है, ये आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला आगे के लिए अब याद रखना है सीधा ही। ये मैंने आपको बेसिक बता दिया कि होता कैसे है इसका इंटीग्रेशन, इसको हम आगे चल के डायरेक्ट ही यूज करेंगे जहां भी ये आएगा। तो dx अपॉन रूट एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 इंटू रूट एक्स प्लस सी। dx अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2 इंटू रूट एक्स प्लस सी। ये आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखेंगे, आगे हम डायरेक्ट यूज करेंगे। अगर आप कभी भूल जाते हैं, इस फॉर्मूले को नहीं याद आता है, तो फिर आप बेसिक रास्ते से आएंगे, इस रूट एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स की पावर -1/2 हो जाएगा। फिर हम एक्स की पावर n का अपना फॉर्मूला लगाएंगे तो +1 ऐड कर देंगे तो ये 1/2 बनेगा, ये इंटू में क्या आ जाएगा 2, और एक्स की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट एक्स होता है। तो एक हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद भी रखना है, और अगर ये याद ना रहे तो उस केस में फिर आप x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज करके भी जा सकते हैं। ठीक है, तो और देखते हैं एक दो एग्जांपल इसके ऊपर। नेक्स्ट जो है अपना वो क्या लिखा था, 1/x² dx। ठीक है, 1/x² इंटू dx। तो अगर यहां पे देखिए फिर से x नीचे डिनोमिनेटर में, अब डिनोमिनेटर में जब तक x रहेगा हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है डायरेक्ट, और इसकी पावर वैसे भी 2 है, तो हम क्या करेंगे, x² को ऊपर लाएंगे न्यूमरेटर में, तो x² ऊपर जाएगा तो x की पावर कितनी हो जाएगी, -2। अब आप इसके ऊपर x की पावर क्या लगाएंगे, n वाला फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या कहता है, जितनी पावर है उसमें 1 जोड़ दो, -2 में 1 जोड़ देंगे, इतना ही नीचे आ जाएगा, -2 + 1 और प्लस c। तो x की पावर -2 + 1, -2 में 1 जोड़ेंगे या 1 में से 2 घटाएंगे आप, तो आप कितना बच जाएगा यहाँ पे, -1 अपॉन -1 प्लस c। तो ये माइनस तो यहां लग जाएगा आपका, और x की पावर -1, x की पावर -1 का मतलब होता है 1/x प्लस c। तो यहां से भी आपका एक ये शॉर्टकट फॉर्मूला होगा जो हम आगे यूज करेंगे डायरेक्ट। तो आपको क्या याद रखना है, एक दूसरा, एक तो पहले अभी सीखा था, क्या सीखा था, dx अपॉन रूट एक्स का लिखा था अभी, dx अपॉन रूट एक्स का कितना हो जाएगा हमेशा, 2 इंटू रूट एक्स प्लस सी, ये आपको एक याद रखना है। और एक dx अपॉन x² का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा -1/x प्लस सी। ये दोनों फॉर्मूले आपको एक्स्ट्रा याद करने हैं। अगर ये हमें याद रहेंगे तो हम बहुत सी जगह डायरेक्ट लिख पाएंगे, नहीं हमें इस बेसिक रास्ते से जाना पड़ेगा। तो ये हम 2 फॉर्मूले एक्स्ट्रा याद करेंगे ताकि हम डायरेक्ट वहां पे लिख पाए। ठीक है, तो ये x की पावर n के ऊपर बात चल रही थी, और ये वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं कि n की वैल्यू -1 क्यों नहीं लेते। यहां पे मान लो कभी भी आपके पास ऐसा आ जाए x की पावर -1 dx, है ना, x की पावर -1 dx, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, आप x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो x की पावर का फॉर्मूला क्या कहता है कि आप +1 कर दो, जितनी पावर है उसमें क्या कर देंगे +1। तो यहाँ x की पावर है -1, तो -1 में कर देंगे +1 अपॉन -1 + 1 और प्लस c। तो -1 + 1 क्या हो जाएगी, x की पावर 0, और नीचे भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 + c। और जिस फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो जाता है वो वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, वो परिभाषित ही नहीं होगी। ठीक है ना, x की पावर 0 का मान तो 1 हो जाएगा, पर नीचे क्या हो गया 0, डिनोमिनेटर 0 होने से अपना फंक्शन क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। इसीलिए यहाँ पे मना किया गया है कि अगर x की पावर -1 है या n की वैल्यू -1 है तो आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे इस केस में। तो सर फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो दूसरे तरीके से अगर इसको देखें तो x की पावर -1 का मतलब क्या होता है, 1/x होता है। x की पावर -1 का मतलब क्या होता है, 1/x, यानी बेसिक में एक तरीके से फंक्शन क्या अपना 1/x है। और 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है, जो समाकलन होता है, वो होता है log x प्लस c, और इस log का बेस क्या होता है यहाँ पे e। अगर कहीं पे शो नहीं कर रहे हैं, मैं कहीं पे भी डायरेक्ट log लिख रहा हूं, एक तो इंटीग्रेशन के अंदर और एक डिफरेंशिएशन के अंदर। अगर कहीं भी log लिखा हुआ है तो उसका बेस क्या है वहां पे e। अगर e नहीं है
तो आपको जरूर लिख के देगा। अगर ई है तो शो नहीं भी करेगा, कोई जरूरी नहीं है, तो हम समझ जाएंगे कि उसका बेस कितना है, ई। एक लॉग जब भी आप लिखेंगे तो जो भी यहाँ पे फंक्शन आएगा उसके मॉडुलस का साइन यूज करेंगे। इस एक्स के हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, मॉडुलस का साइन, मापांक का चिन्ह। क्यों लगा दिया, क्योंकि लॉग जो है उसका जो डोमेन होता है, उसका जो प्रांत होता है, उसमें पॉजिटिव रियल नंबर आते हैं, यानी लॉग के आगे कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। इसलिए कभी कल को कोई नेगेटिव आए तो मॉडुलस उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। इसलिए पहले से ही पॉजिटिव साइन का यूज यहाँ पे कर लिया है। तो चलिए आगे कुछ नेक्स्ट फॉर्मूला अपना और लेते हैं। इस पे डिस्कशन हो गया है और इस पे जो ध्यान रखने वाली बात थी वो भी देखते हैं। अभी एक एग्जांपल, एक दो फॉर्मूला और करने के बाद देखते हैं उसको। दो नंबर पे अपना फॉर्मूला ले लेते हैं e की पावर x का। तो e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस सी। e की पावर x का डिफरेंशिएशन मानी अवकलन भी e की पावर x होता है, और e की पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होता है, e की पावर x ही होता है। अब इसके ऊपर क्या क्या एग्जांपल ले लें, इसमें जैसे e की पावर यहां मान लो 2x आ जाए, e की पावर मान लो यहाँ पे 5x आ जाए, e की पावर में -4x आ जाए, e की पावर में ax आ जाए, e की पावर में 2x प्लस 3 आ जाए, e की पावर में ax प्लस b आ जाए, है ना, इस टाइप से। तो इस केस में कैसे करेंगे तो वो देखते हैं। तो हमें ये पता है कि e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x। अब इस x की जगह यहां क्या आ गया, 2x। हमेशा x तो आएगा ही नहीं, कभी 2x लिखेगा, कभी 5x लिखेगा, कभी -4x लिखेगा, कभी ax लिखेगा, और कभी -x भी लिख देगा, है ना, सिंपल e की पावर -x dx। तो अगर इस x की जगह कुछ भी नया फंक्शन आता है, नया 2x 3x 4x, तो फिर हमें कैसे करना है इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हमें इतना तो पता है कि e की पावर x का e की पावर x होगा। तो यहाँ e की पावर चाहे 2x आ जाए, चाहे e की पावर 5x आ जाए, चाहे e की पावर 10x आ जाए, कुछ भी आ जाए, e की पावर x का e की पावर x। अगर e की पावर 2x है तो आप एक बार के लिए यहाँ e की पावर 2x तो लिख देंगे, तुरंत लिख देंगे, है ना, सेम टू सेम लिख देंगे, कुछ भी लिखा हो चाहे यहाँ लिख देंगे आप, जब तक x की पावर यहाँ पे क्या हो, 1 हो, ये लीनियर फंक्शन हो। e की पावर में जो भी x का फंक्शन आएगा वो क्या होना चाहिए, लीनियर। लीनियर का मतलब x की पावर मैक्सिमम 1 होनी चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर डायरेक्ट इंटीग्रेशन अपना नहीं होगा, ठीक है ना। तो पावर अगर ज्यादा आएगी तो कैसे करेंगे वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे वहां पे। तो अभी यहाँ पे देखिए जो भी x आ रहा है आप खुद देख लीजिए, 2x 5x -4x ax 2x प्लस 3 ax प्लस b -x, जो भी x लिखा गया है उसकी पावर मैक्सिमम 1 है, यानी x का लीनियर फंक्शन होना चाहिए। तो यहां पे देखिए e की पावर 2x का e की पावर 2x। अब यहां पे जो ये फंक्शन है अपना 2x, इसका हम करते हैं डिफरेंशिएशन, अवकलन है यहाँ पे। तो कई स्टूडेंट सोचेंगे सर है ना, देखो यहाँ पे e की पावर x था तो इस x का तो डिफरेंशिएशन किया ही नहीं। बिल्कुल किया गया है, x का जब डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में किया तो कितना आया, 1, और आप इसमें 1 का डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू के ऊपर, है ना। x का डिफरेंशिएशन देखो, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1, और 1 का डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर यहाँ पे कल को अगर आ गया 2x, तो 2x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो एक 2 तो है कांस्टेंट, x क्या है यहाँ पे, वेरिएबल। तो इस केस में हम 2 को तो क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, 2 को छोड़ देते हैं, कांस्टेंट को छोड़ देंगे, और x का x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1। तो यानी 2x का डिफरेंशिएशन मानी अवकलन कितना आएगा, 2 आएगा। 2x का डिफरेंशिएशन 2, 3x का 3, 4x का 4, 5x का 5, 10x का 10, ठीक है। तो यहाँ 2x का क्या आ जाएगा, 2। तो जब आपने 11th में डिफरेंशिएशन सीखा था तो वहां पे भी हम जो इनसाइड फंक्शन होता था
उसका डिफरेंशिएशन करते थे। तो 2x का मान लो 2 आया डिफरेंशिएशन, तो 2 वहां पे मल्टीप्लाई कर देते थे। अब इंटीग्रेशन क्या है, इसका रिवर्स प्रोसेस है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जो चीजें डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई हो रही थी वो इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। तो यहाँ पे 2x का डिफरेंशिएशन 2 आया, वो 2 कहां चला जाएगा आपका, डिवाइड में, प्लस से c। अब जैसे यहाँ a की पावर 5x है, तो a की पावर 5x का 5x। अब 5x का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 5 आएगा, तो 5 कहां जाएगा, डिवाइड में, प्लस c। अब मान लो कोई कंफ्यूज हो, सर मैं तो डिफरेंशिएशन भूल ही गया, बिल्कुल ही मेरे को नहीं आता, तो एक शॉर्टकट तरीका भी है ये ध्यान रखने का। यहाँ पे देखो इस x के गुणा में कितना है, यहाँ 2, x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2, तो 2 का डिवाइड हो जाएगा। यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 5, तो 5 डिवाइड में जाएगा। यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है -4, तो -4 डिवाइड में जाएगा। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, जो x का कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड में जाएगा, क्योंकि आप जब उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही वैल्यू मिलने वाली है। भाई 5x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 5, तो x का कोफिशिएंट भी कौन है, 5 है, तो आप डायरेक्ट वो डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे e की पावर -4x का e की पावर -4x अपॉन में कौन आ जाएगा, -4, प्लस c। e की पावर ax का, तो e की पावर ax अपॉन a प्लस c, क्योंकि a यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है ना, इस पे अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भी ज्यादा। e की पावर 2x प्लस 3, तो e की पावर देखो 2x प्लस 3 है, 2x तक तो हम पढ़ चुके हैं, प्लस 3 कौन है, कांस्टेंट है ये, तो ठीक है ना, 3 क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे। तो e की पावर 2x प्लस 3 का e की पावर 2x प्लस 3। अब इस 2x प्लस 3 का आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो 2x तक का तो हम सीख चुके थे अब तक, है ना, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2। अब प्लस 3 है सर, तो 3 क्या है, कांस्टेंट है ना, प्योरली कांस्टेंट है, यहाँ इसके साथ x तो है ही नहीं, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन है ना, 2x प्लस 3 का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो कितना आएगा, टोटल 2, 2x का 2, 3 का 0, तो 2 आएगा, तो 2 का आप क्या कर देंगे, डिवाइड। और वैसे भी मैंने कहा था जो x का कोफिशिएंट आएगा उसका डिवाइड करना है, बाकी कोई भी कांस्टेंट जुड़े घटे कोई फर्क नहीं पड़ना। e की पावर x प्लस b का, तो e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर x प्लस b हो जाएगा, अपॉन x का डिवाइड में कितना आ जाएगा, a प्लस c। e की पावर -x का e की पावर -x अपॉन -x का x के रेस्पेक्ट में 1 डिफरेंशिएशन, तो -x का -1 हो जाएगा, तो डिवाइड में कितना चला जाएगा, -1। ठीक है, तो ये था अपना e की पावर x के ऊपर कुछ एग्जांपल। नेक्स्ट देखते हैं अपना a की पावर x का, a की पावर x का, तो a की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है a की पावर x अपॉन log a, और बेस क्या है, e। लिखे अच्छी बात है, ना लिखें तो आप e समझ जाएंगे, और प्लस c। इस पे कोई ज्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं है, ज्यादा है भी नहीं, a की पावर x। पर देखो ये x की पावर n से बिल्कुल उल्टा है। x की पावर n में क्या था, बेस था, वो वेरिएबल था, और पावर थी कांस्टेंट, जबकि यहाँ पे जो बेस है आपका a वो है कांस्टेंट और x वेरिएबल, पावर में x है वहां वेरिएबल है, तो ये उसका एकदम उल्टा है। क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे 5 की पावर x आ गए, 7 की पावर x आ गए, है ना, 2 एग्जांपल ही लेंगे, बहुत है इसके ऊपर। तो देखो फॉर्मूला कैसे काम करता है, a की पावर x का a की पावर x लिखेंगे, तो 5 की पावर x है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 की पावर x, और log आप लिख लेंगे, बेस तो e है। देखो यहाँ a था, तो ये a कहाँ चला गया, log के आगे, यहाँ a की जगह कौन है, 5, तो ये 5 कहाँ चला जाएगा, log के आगे, और प्लस c हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ये c। ऐसे 7 की पावर x है, तो 7 की पावर x का 7 की पावर x अपॉन log 7, और प्लस c। ये लॉस, यहाँ पे जो भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो log के आगे आ जाएगी नीचे, बस। ठीक है, अब जो कंफ्यूजिंग होती है वो देखो, a की पावर x dA, अगर ऐसा लिख ले a की पावर x dA और इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछ ले, तो आप लोग क्या करोगे, जल्दबाजी में आप में से ज्यादातर स्टूडेंट है ना a की पावर x इतना ही पढ़ेंगे और देख के खुश हो जाएंगे,
कि ए की पावर एक्स ही तो पूछा है, मेरे को तो फॉर्मूला आता ही है, ए की पावर एक्स अपॉन लोगे, तुरंत लिख देंगे। वो देखेगा ही नहीं, इनटू में डी ए लिखा है भाई, यहाँ dx लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा हुआ है, dA। सर इससे क्या फर्क पड़ गया, इससे फर्क क्या पड़ गया, जब dx लिखता है, dx जब लिखता है इसका मतलब आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, और जब आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो वेरिएबल कौन है, x है। जब लिखा है dA तो आप a के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो वेरिएबल कौन है, a। अच्छा सर a क्या है यहाँ पे, वेरिएबल, तो फिर ये x कौन है सर, x तो कांस्टेंट है यहाँ पे। नहीं सर x तो वेरिएबल ही होता है, हम तो हर जगह x y z को ही वेरिएबल मान लेते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, किसी बुक में नहीं लिखा हुआ कि x ही वेरिएबल होगा हमेशा, कुछ स्पेशल केस में नोटेशन को बदल दिया जाता है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पे dA अगर लिखा हुआ है तो आपका जो a है वो वेरिएबल है, वो क्या है, वेरिएबल। तो सर x क्या हो गया यहाँ पे, x आपका हो गया कांस्टेंट, x क्या हो जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट। तो सर ये तो बिल्कुल उल्टा बन गया, जो बेस a क्या है यहाँ पे, बेस में है, तो बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है, फिर तो सर x की पावर n लगेगा इसके ऊपर, a की पावर x वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। तो कौन सा लगेगा इस पे, x की पावर n वाला फॉर्मूला, क्योंकि x की पावर n में क्या होता है, बेस वेरिएबल और पावर कांस्टेंट, ऐसा यहाँ पे है। तो x की पावर n का फॉर्मूला कैसे लगता है, एक पावर हम उसमें बढ़ा देते हैं, तो a की पावर x है तो x में आप एक बढ़ा देंगे तो क्या लिखेंगे, x प्लस 1, उतना ही डिवाइड में आ जाएगा x प्लस 1 प्लस c। तो ये कंफ्यूजन ना हो तो ढंग से देखें कि dx लिखा है या dA लिखा है या dB लिखा है या du लिखा है, किसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं वो डिसाइड करेगा कौन वेरिएबल है कौन कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये वाली गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे। फॉर्मूला नंबर 4, dx अपॉन x, तो इसका इंटीग्रेशन होता है डायरेक्ट log x और प्लस c, बेस कितना होगा यहाँ पे e, और x के क्या लगाएंगे, मोड, क्योंकि log का जो डोमेन होता है वो पॉजिटिव होता है, log के आगे जो भी बैठेगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, उसको हम नेगेटिव नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो log x के क्या लगा देंगे, मोड। तो ये अभी हमने किया था x की पावर -1 वाले केस में, इसके ऊपर देखो ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं, x आएगा तो सीधा हम log x लिख ही देंगे, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो रिवर्स प्रोसेस है ना, तो log x का डिफरेंशिएशन कौन होता है, 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन कौन हो जाएगा, log x। तो थोड़ा सा अगर इसमें क्या चेंज आएगा, चेंज ऐसे आएगा जैसे कल को x प्लस 1 लिख दे, है ना, यहाँ पे x -3 लिख दे यहाँ पे, या 2x प्लस 3, ना ऐसे लिख दे। तो क्या करेंगे, देखो जब x लिखा था तो आपने लिखा log x, अब x में इसने कोई कांस्टेंट जोड़ दिया, जब भी x में कोई कांस्टेंट जोड़ता है +1 +2 +3 या कुछ माइनस करता है, कोई फर्क नहीं पड़ना, आंसर log में ही जाना है। आप बस क्या लिख देंगे, log x प्लस 1 प्लस c, बेस e है आपका। अगर यहाँ x प्लस 1 है तो क्या जाएगा, x प्लस 1, x है तो क्या जाएगा x, यहाँ क्या है x -3, यह भी कितना हो जाएगा, log x -3 प्लस c। ऐसे ही अगर 2x प्लस 3 आ गया ना, प्लस में कुछ भी आप कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर इस x के इनटू में आपने कुछ कर दिया, 2 लगा दिया, 3 लगा दिया, 4 लगा दिया, तो वो डिवाइड में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि 2x का आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, तो 2x का क्या जाएगा 2, तो 2 डिवाइड में लगाना पड़ेगा। कई सोचेंगे सर इस x प्लस 1 में तो आपने किया ही नहीं डिफरेंशिएशन, होता है भाई, x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाता है और 1 का 0, यानी x प्लस 1 का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, x प्लस 1 का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का हो गया 1 और 1 का 0, तो टोटली आपको क्या मिलने वाला है, बस 1। तो 1 का डिवाइड करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा भाई, इसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको शो भी नहीं करते कहीं पे। परंतु अगर x के इनटू में 2, 3, 4 कुछ ऐसा आना हो गया तो फिर आपको दिखाएंगे, शो करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वहां फर्क पड़ता है। तो 2x प्लस 3 अगर आ गया तो आंसर तो log में आएगा, कोई डाउट नहीं है, log के आगे क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 आ जाएगा। जैसे x -3 था तो x -3 आ गया, 2x प्लस 3 है तो 2x प्लस 3 आ गया। अब यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 चला जाएगा डिवाइड में, बस ये आपको ध्यान रखना है। और ये सब शॉर्टकट आप तब तक लिख सकते हैं
सर ये कब यूज कर सकते हैं शॉर्टकट फॉर्मूले? जब तक x का लीनियर फंक्शन हो। सर ये लीनियर फंक्शन का क्या मतलब है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि x की पावर मैक्सिमम क्या होनी चाहिए? 1। जहां जहां x की पावर 1 होती है वो फंक्शन अपना कैसा होता है? लीनियर होता है। ठीक है, तो अपना x की पावर n हो गया, e की पावर x, a की पावर x। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 जो हमने थ्योरम में भी लिखा था, ये k dx है ना, सिंपली fx को छोड़ देते हैं, हम dx लगा लेते हैं, k dx का। तो k तो कांस्टेंट आप छोड़ देंगे, dx का कितना हो जाएगा? x प्लस c। अब इस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे देखो, आपको मान लो 2dx लिख ले, या केवल dx ही लिख ले, या 4dx लिख ले, है ना। तो देखिए जब भी आपके पास dx है और इसके इनटू में कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आप छोड़ देंगे, है ना, उसको बाहर ले आएंगे, आप तो केवल dx का इंटीग्रेशन करेंगे। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। ये आपको हमेशा याद रखना है। मैंने बेसिक में जब पढ़ाया था तो बताया था इंटीग्रेशन का बेसिक यूज क्या है ना। इस टाइप का एक कर्व बनाया था, या x बराबर a लिखा था, या x बराबर b लिखा था, या आपका फंक्शन था y बराबर fx, और यहाँ पे एक स्ट्रिप बनाई थी, है ना, पट्टी ऐसी, जिसकी विड्थ चौड़ाई क्या लिखी थी? dx, लेंथ थी y। ठीक है ना। तो हमने क्या कहा था कि इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं? समेशन, चीजों को जोड़ते हैं, जो इकट्ठी हो रही हैं, जो चीजें जमा हो रही हैं उसको हम जोड़ते हैं। और जोड़ क्या रहे थे? एरिया जोड़ रहे थे। तो ये पूरा क्या है? यहाँ पे क्या है? इतनी वैल्यू क्या है? ये x है, और उसका एक छोटा सा भाग क्या है? dx है। dx है ना, अप्रोक्सीमेट, dx जो है वो अप्रोक्सीमेट डेल्टा x होता है ना, इसके इक्वल होता है। आप फिजिक्स में पढ़ते हैं ये चीजें। किसी भी एक छोटे, कोई भी एक वैल्यू है x, अगर उसके किसी स्मॉल पार्ट को, छोटे से भाग को अगर आपको डिनोट करना हो तो किससे करते हैं आप? डेल्टा x से, जिसको हम यहाँ क्या लिख रहे हैं? dx। तो ये dx बहुत छोटा है, और जब आप dx को इनफाइनाइट टाइम जोड़ देंगे ना, तो आपको वापस क्या मिल जाएगा? x, क्योंकि x का एक छोटा सा पार्ट था, और dx 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 आप जोड़ेंगे तो वापस आपको रिटर्न में क्या मिलेगा? x। ठीक है ना। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x। 2 आपका कांस्टेंट था तो इनटू में रहेगा, प्लस c। ऐसे यहाँ केवल dx लिखा है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c। यहाँ 4 कांस्टेंट है, dx का कितना हो जाएगा? x प्लस c। तो 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2x। 4 का क्या होगा? 4x। 5 का क्या होगा? 5x। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे भाई। आगे क्वेश्चन में हम फिर सीधा यूज करेंगे। अब जो चीजें हमने इन फंक्शन के ऊपर की है, वही चीज साइन के ऊपर लागू होगी, वही चीज कोस के ऊपर लागू होगी, वही चीज टेन के ऊपर लागू होगी, वही चीज कोट के ऊपर लागू होगी। तो एक हम यहाँ पे साइन वाला केस समझ लेते हैं, साइन एक्स dx। तो साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कोस एक्स प्लस सी। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस, और कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता था? माइनस साइन। तो आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये नेगेटिव साइन बड़ा कंफ्यूज करता है, तो आप क्या ध्यान रखेंगे? आरएचएस साइड में अगर कोई फंक्शन आ रहा है, इधर आप कोई फंक्शन लिख रहे हैं, अगर उसमें CO दिख जाए, क्या दिख जाए? CO, तो नेगेटिव लगा लेना। क्या लगा लेना? नेगेटिव। किधर? आरएचएस के अंदर CO दिखे, एलएचएस में मत देखना कभी भी। डिफरेंशिएशन में हम एलएचएस की तरफ देखते थे, इंटीग्रेशन में आरएचएस की तरफ। यानी जो फंक्शन आपका आ रहा है, जो फंक्शन आउटपुट में मिल रहा है, अगर उसमें CO आता है तो नेगेटिव लगा लेंगे। तो आपको ध्यान रहेगा माइनस कहाँ यूज करना है। अब इस पे भी क्या चेंज करेगा? वही करेगा। जैसे साइन एक्स का तो हमने लिख लिया, साइन 2x लिख देगा, है ना, साइन bx लिख देगा, साइन 2x प्लस 5 लिख देगा, है ना। इस टाइप सेम वही पैटर्न है बिल्कुल जो अभी हमने 1/x उसमें देखा था। तो देखिए यहाँ पे साइन x है और यहाँ पे साइन 2x है, तो हमें पता है साइन का माइनस कोस होता है। तो इस साइन का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस कोस, यहाँ पे एंगल कितना है? 2x, तो यहाँ पे भी एंगल कितना आएगा? 2x अपॉन, अब इस 2x का फिर से वही क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे, या इस x का जो कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड में चला जाएगा। वैसे भी 2x का डिफरेंशिएशन मानी अवकलन क्या होता है? 2 होता है। तो x का कोफिशिएंट का डिवाइड कर दें या इसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड कर दें, एक ही बात है। पीछे एक ही पावर x में भी यही कर रहे थे। साइन bx का साइन का होता है माइनस कोस, तो यहाँ bx आगे है तो bx आ जाएगा। फिर इस bx का क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन, तो कितना आ जाएगा वो? b प्लस c।
साइन 2x प्लस 5, साइन का कितना हो जाएगा माइनस कोस 2x प्लस 5। अब यहाँ 2x प्लस 5 का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो 2x का 2 हो जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा, तो यानी डिवाइड में वापिस से कितना आ जाएगा 2 प्लस c। ठीक है, ये था साइन का। बाकी जो पैटर्न है वो सेम है, क्वेश्चन के साथ हम उनको डिस्कशन कर लेंगे। जैसे कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोस का कितना होता है साइन x प्लस c। इसके अलावा यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का आ जाएगा अपने यूज, सेक स्क्वायर का क्या होता है tan x, डायरेक्ट सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर x dx का हो जाएगा माइनस कोट x। देखो CO आया ना तो नेगेटिव, RHS में अगर C आ रहा है तो कहां कहां आएगा, एक तो कोस तो माइनस लगा लेंगे, एक कोट माइनस लगा लेंगे, एक कोसेक, 3 में ही आता है। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, कोसेक स्क्वायर का हो जाएगा माइनस कोट x। सेक x इंटू tan x dx का, सेक x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेक x प्लस c। कोसेक x इंटू कोट x का, ये कितना हो जाएगा कोसेक x इंटू कोट x का हो जाएगा माइनस कोसेक x प्लस c। कोस x का साइन x, सेक स्क्वायर x का tan x, कोसेक स्क्वायर का माइनस कोट x, सेक x tan x का सेक x और कोसेक x इंटू कोट x का कोसेक x। अब कई स्टूडेंट सोचेंगे सर tan का आपने लिखवाया नहीं, कोट का, तो वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में ना, यहाँ पे बेसिक में वो अभी नहीं आएंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे। tan बच गया आपका, कोट बच गया, एक सेक बच गया और एक कोसेक। ये 4 फॉर्मूले जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ है करेंगे। 2-3 फॉर्मूले वो और देख लेते हैं। dx अपॉन रूट में 1 माइनस एक्सी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है एक तो साइन इनवर्स x प्लस सी और एक होता है माइनस कोस इनवर्स x प्लस सी। साइन इनवर्स x प्लस सी आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, और अगर आपको कोस के साथ लिखना है तो माइनस कोस इनवर्स x प्लस सी, दोनों ही होते हैं, कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। इसी का एक होता है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी और एक माइनस कोट इनवर्स x प्लस सी। इसी में एक होता है dx अपॉन x इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा सेक इनवर्स x प्लस सी और एक हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस सी। तो देखो साइन के साथ प्लस, कोस के साथ माइनस, tan इनवर्स के साथ प्लस, कोट के साथ माइनस, सेक के साथ प्लस और कोसेक के साथ माइनस। मैंने कहा था जिसमें CO आ जाए उसके साथ आप क्या लगा लेंगे नेगेटिव लगा लेंगे। ठीक है, तो आप चाहे नेगेटिव वाला यूज करें चाहे पॉजिटिव, दो केस होते हैं। अब ये दो कहां से बनते हैं, जैसे साइन इनवर्स x हम सेकंड चैप्टर जो पढ़ते हैं अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल π/2। तो यहाँ पे जो ये साइन इनवर्स x होता है, इस साइन इनवर्स x की वैल्यू हम यहां से निकाल लेते हैं। तो अगर ये कोस इनवर्स उधर चला गया तो साइन इनवर्स x इक्वल कितना आ जाएगा, ये π/2 माइनस कोस इनवर्स x। तो यहाँ इस साइन इनवर्स x की जगह हम क्या लिख देते हैं, इस साइन इनवर्स x की जगह हम क्या लिख देते हैं π/2 माइनस कोस इनवर्स x प्लस c। और ये जो c और π/2 है ये दोनों ही, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, इन दोनों को कोई नया नाम दे दिया जाता है c डैश। क्या दे दिया जाता है c डैश, जिसको यहाँ पे डायरेक्ट वो c ही लिख रहा है। क्या लिख रहा है c। तो ये चेंज इस फॉर्मूले से किया जाता है, तब ये माइनस में आती है वैल्यू। आपको बस अभी इतना ही समझना है, ठीक है ना। ये c और c डैश का जो लॉजिक है ये हम 9 का चैप्टर पढ़ेंगे, उसके अंदर डिस्कशन करेंगे कैसे यूज होता है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला और अपना, अगर आपसे जीरो का ही इंटीग्रेशन पूछ ले, है ना, किसका पूछ ले, कोई कह दे कि जीरो का इंटीग्रेशन बता दो, तो कई सोचेंगे सर जीरो का तो जीरो ही हो जाएगा। तो बिल्कुल भी आप गलती ऐसी ना करें। जब जब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें, अनिश्चित समाकलन की बात करें, कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं किसका, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का, अनिश्चित समाकलन का, तो गलती से भी आंसर जीरो नहीं देना है कभी भी। इंटीग्रेशन के अंदर कुछ भी फंक्शन लिखा हो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अगर चल रहा है तो उसका आंसर क्या नहीं देना है,
जीरो तो बिल्कुल भी नहीं देना है, जीरो का भी नहीं देना है जीरो। तो फिर सर जीरो का क्या होगा? तो कोई भी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या आएगा? वो कांस्टेंट, ठीक है ना। अब वो कांस्टेंट का तो हमें पता ही नहीं कि 2 का कर रहे थे, 2 का भी जीरो होता है, 3 का भी जीरो होता है, 5 का भी जीरो होता है। तो हमें तो नहीं पता ना कि ये जीरो कौन से कांस्टेंट का आया होगा। तो यहाँ पे हम उसको किससे डिनोट कर देते हैं? सी। वही सी अपना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये सी सबकी जिम्मेवारी लेगा। ये 2 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है। तो अगर कभी जीरो का इंटीग्रेशन पूछे तो आप क्या लिख देंगे? सी। ये आप ध्यान में रखेंगे। बाकी जितने भी फॉर्मूले हैं सबके ऊपर डिस्कशन हो गया है। फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करने हैं। क्वेश्चन में जैसे फॉर्मूले लगेंगे वहां पे मैं फिर से साथ साथ एक एक फॉर्मूला बताऊंगा, उसको डिटेल में लिखवाऊंगा, ठीक है। सभी फॉर्मूले आपको नीचे स्क्रीन पे मिल गए होंगे साथ साथ। अब कुछ टॉपिक और बचे हैं, एक अपना इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म और कुछ कैलकुलेशन के पॉइंट हैं, वो हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उससे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 7.1। तो पहले 3 पार्ट मिलेंगे आपको 7.1 से, ताकि हर चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर्मूला यूज कैसे करना है, कहाँ पे क्या ध्यान रखना है, कौन कौन सी कैलकुलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब डिस्कशन करेंगे आने वाले वीडियो के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।